हुईजू के कमरे में साइन का इस तरह अधिकार से लेट जाना उन दोनों के बीच के 4 साल के सन्नाटे को एक झटके में तोड़ देता है। हुईजू वही खैरी उसे हैरानी से देख रही होती है। वो मजाक में हुईजू से पूछता है कि क्या वो उसे बेड पर देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हुईजू चीजर कर अपना तकिया छीनती है और दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है, लेकिन साइन अब गंभीर हो जाता है। वो उसे अपनी तरफ मुड़ने को कहता है और समझाता है कि उनका घर अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। हुईजू सोने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके मन में सायन की वो पुरानी कड़वी बातें अब भी घाव की तरह ताज़ा है। सायन के सो जाने के बाद भी यहाँ कहानी हुईजू के एक खौफनाक सपने के जरिए उसके अतीत का सबसे बड़ा राज खोलती है। हमें पता चलता है कि हुईजू बचपन से ही खामोश नहीं थी। एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसने अपने भाई को खो दिया था। उस वक्त उसकी माँ ने सहानुभूति दिखाने के बजाय हुईजू पर सारा गुस्सा निकाल दिया। उसकी माँ ने बेरहमी से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे रोने तक नहीं दिया। माँ का मकसद ये था कि अगर हुईजू लाचार और बेजुबान दिखेगी तभी मिस्टर हंग उसे अपने घर में पनाह देंगे। उस दिन के सदमे और माँ की जबरदस्ती ने हुईजू को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वर्तमान में खतरा अब हुईजू के पिता तक पहुंच चुका है। असली किडनैपर, जिसकी आंखें 2 अलग रंगों की हैं और जो दिखने में बेहद खौफनाक है, हुईजू के पिता को नर्सिंग होम से अगवा कर लेता है। वो हुईजू को वीडियो कॉल करके धमकी देता है कि साइन को डराना ही उनका असली मकसद है, इसलिए हुईजू को उसे थ्रेटन करना जारी रखना होगा। वो हुईजू को कुछ इंसानी दांत दिखाकर डराता है कि ये उसके पिता के हैं। घबराई हुई हुईजू तुरंत हॉस्पिटल भागती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता सुरक्षित है और जो दांत उसे दिखाए गए थे वो नकली थे। लेकिन इस पूरी भागदौड़ में पुलिस शामिल हो जाती है। रास्ते में कार के रेडियो में फिर से कुछ अजीब हरकत होती है, जिसे देखकर हुईजू का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वो कार रोककर सड़क किनारे रोने और उल्टियां करने लगती है। तभी साइन वहां पहुंचता है। जब पुलिस साइन से हुईजू के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछती है तो साइन बिना झिझक पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर देता है, ये मेरी वाइफ है। हुईजू दंग रह जाती है, क्योंकि साइन ने अपनी पहचान और अपनी शादी को हमेशा एक बोझ समझा था। साइन पुलिस को मामला संभालने का भरोसा देता है और हुईजू को अपने साथ ले जाता है। कार में जब हुईजू अपने पिता के गम में बिलख रही होती है तो साइन माहौल हल्का करने के लिए कहता है कि चलो, कम से कम तुम ऐसी आवाजें तो निकाल सकती हो। उसकी इस बात पर हुईजू फिर से शांत हो जाती है, लेकिन साइन उसे भरोसा दिलाता है कि वो जितना चाहे रो सकती है, वो उसे नहीं रोकेगा। दूसरी तरफ सांग्यो और यूरी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां वे अपने अपने क्रश के बारे में बात करते हैं। यूरी को लगता है कि सांग्यो हुईजू को पसंद करता है, जबकि सांग्यो को पता चलता है कि यूरी का क्रश साइन पर है। यूरी को ये तो पता है कि साइन शादीशुदा है, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि साइन की पत्नी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी कलीग हुईजू है। कहानी का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा तब आता है जब साइन और हुईजू साइन के माता पिता के साथ डिनर पर बैठते हैं। साइन के पिता उसे राजनीति में आने का दबाव बनाते हैं और जब साइन मना कर देता है तो माहौल बिगड़ जाता है। जैसे ही हुईजू वहां पहुंचती है, साइन के माता पिता उसे नीचा दिखाना और उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। साइन अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता और हुईजू को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, साइन के पिता गुस्से में हुईजू की तरफ एक वाइन ग्लास फेंकते हैं। साइन बिजली की फुर्ती से हुईजू को अपनी बाहों में लेकर कवर कर लेता है। कांच के टुकड़े साइन को लगते हैं, लेकिन वो हुईजू पर एक खरोच भी नहीं आने देता। उसके पिता उसे धमकी देते हैं कि अगर वो उनसे दूर गया तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी बेबाकी से जवाब देता है कि वो मानसिक रूप से उनसे बहुत पहले ही दूर हो चुका है। लिफ्ट में जाते वक्त साइन हुईजू का हाथ मजबूती से थाम लेता है। हुईजू खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर साइन उसे नहीं छोड़ता। वो बड़े शांत भाव से कहता है कि उसे सब पता है। हुईजू ने अपनी बहन की जगह मजबूरी में ये शादी की थी क्योंकि वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकी। वो हुईजू को समझाता है कि उसके पेरेंट्स बहुत खुदगर्ज है और उनकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। हुईजू किडनैपर के उस रहस्यमय फोन से बेहद डरी हुई है और उसे कचरे के डिब्बे में फेंकने ही वाली थी कि साइन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो उसे फेंक देगा, लेकिन हुईजू डर के मारे उसे फोन नहीं देती है। अगले दिन हुईजू का इंटरव्यू है। साइन उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि वो कब तक अपनी माँ की कठपुतली बनी रहेगी। ये उसके लिए खुद के फैसले लेने और आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है। हुईजू नर्वस है और पूछती है कि अगर वो सिलेक्ट हो गई और उनकी फैमिली को पता चला कि वे साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा। साइन बस मुस्कुरा देता है, जैसे उसे किसी की परवाह ना हो। इंटरव्यू के दौरान साइन जानबूझकर पैनल में नहीं बैठता, बल्कि बाहर स्क्रीन पर हुईजू को ऑब्जर्व करता है। हुईजू साइन की ही एक पुरानी स्पीच को इतनी परफेक्शन के साथ इंटरप्रेट करती है कि साइन भी दंग रह जाता है। वो अंदर जाकर हुईजू का टेस्ट लेने के लिए कहता है कि क्या तुमने ये सब रट लिया है, क्योंकि तुम्हारे हाथ मेरे बोलने से पहले ही मूव कर रहे थे। हुईजू जवाब देती है कि उसने साइन की हर स्पीच पर घंटों प्रैक्टिस की है। साइन उसे चुनौती देने के लिए एक रैंडम कहानी सुनाने को कहता है, एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की कहानी जो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते। असल में वो अपनी ही अधूरी प्रेम कहानी सुना रहा होता है।
हुईजू उसे इतनी खूबसूरती से बयां करती है कि वहां मौजूद हर शख्स उसके टैलेंट का कायल हो जाता है। हुईजू को पता चलता है कि साइन ने उसके पिता को शहर के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है। साइन का ये दयालु रूप उसे उलझन में डाल देता है। साइन हुईजू के सिलेक्शन पर कोई बड़ा रिएक्शन तो नहीं देता, लेकिन अकेले में वो बेहद खुश होता है। वो अपने बचपन के पन्ने पलटता है, जहां एक बार उसने अपनी माँ से छिपकर नन्ही हुईजू को अपनी प्लेट से सी फूड खिलाया था। उस वक्त हुईजू ने साइन की हथेली पर अपनी उंगली से अपना नाम लिखा था। साइन उसकी तस्वीर देखकर बुदबुदाता है कि तुम इतनी बड़ी कब हो गई। लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। एक पार्टी में हुईजू की माँ उसे अकेले में ले जाकर बुरी तरह डांटती है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि उनके पति का किडनैप हुआ था, बल्कि वो इस बात से खुश है कि अब उन्हें हॉस्पिटल का बिल नहीं भरना देगा। हुईजू का दिल टूट जाता है और वो गम भुलाने के लिए ड्रिंक करने लगती है। नशे और दुख की हालत में वो टेरेस पर पहुंच जाती है और एक बार फिर किडनैपर के फोन का इस्तेमाल करके सायन को कॉल लगाती है। वो सायन से पूछती है कि क्या उसे इस शादी के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसकी मंगेतर भाग गई थी। साइन फोन पर खामोश हो जाता है। हुईजू का ये सवाल सीधा उसके घाव पर चोट करता है। वो उस रात की कड़वाहट को भूल नहीं पाया है, जब उसे अपनी इज्जत और परिवार के रुतबे को बचाने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन साइन को ये नहीं पता कि फोन के दूसरी तरफ कोई अपराधी नहीं था, लेकिन उसकी अपनी पत्नी है जो अपना दर्द एक नकाब के पीछे छिपकर बयां कर रही है। हुईजू की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। पार्टी में उसकी माँ ने जिस तरह उसके पिता के प्रति बेरहमी दिखाई और उसके कपड़ों तक का मजाक उड़ाया, उसने हुईजू को यह एहसास करा दिया है कि इस दुनिया में उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं है। टेरेस पर खड़ी हुईजू नशे और दर्द के उस मुकाम पर है जहां वो अपनी पहचान को ही एक सप्लीमेंट्री पेज यानी फालतू का पन्ना बताने लगती है। वो साइन को कॉल करके उसे एक वर्थलेस और गोल्ड डिगर लद्दी कहती है, जो सिर्फ पैसों के लालच में ये शादी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन साइन का जवाब हुईजू के दिल को चीर देता है। साइन बड़ी शिद्दत से कहता है कि हुईजू वर्थलेस नहीं है, बल्कि वो यूनिक है। वो बताता है कि एक वक्त जब वो सिर्फ बुरे लोगों से घिरा हुआ था, तब सिर्फ हुईजू ही थी जिससे उसे पॉजिटिव वाइब्स मिली। वो सब लफ्जों में कहता है कि उसकी वाइफ के बारे में कोई गलत बात न कहे। हुईजू रोते हुए पूछती है कि अगर वो इतनी अच्छी है तो साइन ने उसे इग्नोर क्यों किया और सबके सामने कपल मानने से इनकार क्यों किया। इसी बीच साइन को एलिवेटर की आवाज़ सुनाई देती है और वो हुईजू को फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। साइन को पहले ही शक हो गया था कि हुईजू बोल सकती है। जब वो पुलिस स्टेशन गया था तो उसे पता चला कि हुईजू ने खुद कार रोकने के लिए कहा था। डैश कैम चेक करने के बाद उसे यकीन हो गया था कि हुईजू की खामोशी एक राज है। साइन ने हुईजू की माँ से भी इस बारे में बात की थी, जहां उसकी माँ ने एक्सीडेंट का बहाना बनाया, पर साइन को समझ आ गया था कि हुईजू के साथ बचपन से ही कितनी ज्यादती हुई है। साइन अपनी सास को सख्त हिदायत देता है कि वो हुईजू से तमीज से बात करे। टेरेस पर साइन हुईजू को फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। हुईजू घबराकर किडनैपर का फोन बैग में छिपाती है और उसे गिरने से बचाता है।